हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि जैसे कि हम लोग एक बेहतरीन साल पेपर लेकर के उपस्थित हुए हैं। पहला मॉडल पेपर सॉल्व हो चुका है, दूसरा मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। प्यारे बच्चों, आपको दूसरा मॉडल पेपर करना है। ऐसे एग्जाम तक में आपको 7 मॉडल पेपर दिया जाएगा। पूरे के पूरे 7 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और तभी मैंने वादा किया था कि 70 में 70 का वादा, कम न ज़्यादा, 70 में 70 का वादा। डरना नहीं है, डराना है, पेपर में 70 लाना है। डरना नहीं, डराना है, पेपर में 70 लाना है। तो एकदम कसम खा लेना है कि हमें 7 मॉडल पेपर बायो का करना है तो करना है। ये आप एकदम अपने माइंड में सेट कर लो। और मैं समय समय पर उपस्थित रहूँगा आपके लिए। अपना प्यारा सा चैनल डीके सर बायोलॉजी में उपलब्ध है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में फटाफट आपको बताता हूँ। जो भी बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहेगा स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसका सॉल्यूशन, हाँ जी, फ्री पीडीएफ है। ये मेरा फ्री पीडीएफ के साथ मॉडल पेपर आप लोगों के लिए उपस्थित किया हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है, सर हम कैसे लिखें, सर हमें तो नहीं ना समझ में आता है सर। तो उन सभी बच्चों के लिए, अभी तक कोई भी ऐसा बच्चा हो जो ना किया हो, एक भी मॉडल पेपर पहला कर चुका हूँ, दूसरा है 7 मॉडल पेपर बायो का, 70 नंबर की गारंटी, एकदम 100%। आप बस इतना मॉडल पेपर सॉल्व कर लेंगे, पूरा 70 में 70 आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को फटाफट पहले मैं क्वेश्चन भाई साहब पूरा पेपर में आपको एक बार दिखा देता हूं। और सभी क्वेश्चन पेपर को स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, लिखते जाएंगे। और इसका पीडीएफ, हाँ जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पीडीएफ, इसका पूरा पीडीएफ मेरे पास है। और इस पीडीएफ के साथ में पूरा वीडियो चलाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। कैसे लिखना है मैं खुद अपने हैंड रिटन से लिख करके आपको उपलब्ध कराया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में आंखों में दिख रहा होगा भाई साहब, आपन के अखियन में दिखा। पहला क्वेश्चन, जी सर। पहला देखो, 4 क्वेश्चन जो होता है बहुविकल्पी होता है। तो ये आपका पेपर है 2000 जीव विज्ञान 2023-24 सत्र का, 70 नंबर तुम्हारे जेबा में। सब 3 घंटे 15 मिनट समय देना है। और यही 3 घंटा 15 मिनट आपकी लाइफ बदल देगा प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको ये 3 घंटा मेरे साथ रहना होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं भाई साहब। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है, एक प्रारूपी आवृत्त बीजी पराकोष में लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सही, चुन्नू मुन्नू 4 होती है, इससे कम न ज़्यादा। सर अगला क्वेश्चन लाइए सर। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है पेपर का? स्त्री में अंतारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो एकदम से ब्लैस्टूला, ग्लैस्टूला, नीरूला और मोरूला। अरे सर हमका तो पता है, स्त्री में भैया, स्त्री में अंतारोपण के समय कौन सी स्थिति आती है? तो ये कौन सी स्थिति हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी बताओ मुझे, कौन सी स्थिति? ब्लैस्टूला अवस्था। एकदम सही सर, एकदम सही पकड़े हैं, है ना बच्चों, है ना? ना। अगला ही वाला अगला क्वेश्चन बताओ। 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री की आवश्यकता होगी? 200। देखिए सीधी सी बात है बच्चों, सीधा आपको कितने से भाग दे देना है? सर 4 से भाग दे देंगे, इसमें 50 ये आ जाएगा, है ना बच्चों। जितना आए लघु बीजाणु, देखो 2-3 समझना। लघु बीजाणु मतलब ये पॉलन ग्रेन की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो 200 को आप सीधा, पहले मॉडल पेपर में मैंने कराया भी था, सीधा 4 से भाग दो, 4 पंचे 20, 50 आ जाएगा इसका आंसर। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे वही होता है बेटा जैसे मंजूर खुदा होता है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें देखिए हम कहते हैं, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कौन से एंजाइम है जो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? तो आप कौन से एंजाइम की बात करेंगे? लाइगेज एंजाइम, पहला ही ऑप्शन होगा लाइगेज एंजाइम।
आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले, एक परिपक्व पराग कोष देख लेना। एक परिपक्व पराग कोष में पराग कण में समाहित कोशिकाओं का नाम हा कितने कोशिका है भैया, जल्दी से बताना। 2 कोशिका होती है ना। एक को हम जनन कोशिका कहते हैं, दूसरे को कायिक कोशिका। एकदम सिंपल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो आप स्क्रीनशॉट ले लेना प्यारे बच्चों, वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये क्योंकि मैं पेपर पूरा आपको एक बार मौका देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने का, फिर इसके आंसर पर आते हैं। आंसर भैया कैसे लिखना है इसको उत्तर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए। क्लोनिंग संवाहक मतलब बेटा वेक्टर की बात कर रहा, क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग संवाहक जैसे प्लाज्मिड ले लो, PBR 322 ले लो, वो क्लोनिंग संवाहक होता है जिसमें गुणसूत्र नियंत्रण एवं स्वतंत्र रूप से कोशिका के अंदर द्विगुणन प्रतिकरने की क्षमता हो। यानी प्रतिकृत मतलब DNA से DNA बनना ना, तो खुए स्वयं में प्रतिकृत डबल होने की क्षमता हो, वो हमने बता दिया। प्लाज्मिड है, PBR 322 होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन ये कहता उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफीन फुटक द्वितीयक अंडाशय से मोचित होती है, उसे नाम बता। तो अंडोत्सर्ग होता है, यानी ओवम का निकलना, ग्राफीन फॉलिकल से ओवम का निकलना, यही होता है। अगला क्वेश्चन फिर तुम्हारे सामने आएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन कहता है अनिषेक फलन यानी पैथेनोकार्पिक किसे कहते हैं। देखो पहले मॉडल पेपर में अनिषेक फलन मैंने बताया था कि अनिषेक फलन और अनिषेक जनन आता है ना। तो अनिषेक जनन पहले वाले में था, अब इसमें देखो अनिषेक फलन पूछा है भाई साहब। इसका आंसर कैसे लिखना है आगे मैं बता रहा हूँ। अगला देखो, अगला फिर एक रिश्ता क्या कहलाता है बाबू, देख लेना इधर बेटा। पहले डाउन सिंड्रोम की खोज किसने किया था, ठीक है, और ये किसकी अधिकता, किन गुण सूत्र के अधिकता के कारण होता है। तो प्यारे बच्चों, चुन्नू मुन्नू मेरे प्यारे बच्चों, अब पहले पेपर में मैंने टर्नर सिंड्रोम पूछा, तो 3 सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कोई ना कोई जरूर पूछता। तो 3 में से आपको तीनों याद करना, कोई ना कोई 7 मॉडल पेपर बनेगा। तो 7 मैं आपके सामने इसीलिए लाया, अगर जो भी बच्चा 7 मॉडल पेपर में 7 सॉल्व कर लेगा, सच्ची मुच्ची पे 70 नंबर उसके पॉकेट में होगी। किसी की औकात नहीं है कि 70 में 70 रोकने का, वादा है एकदम। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। DNA और RNA में पॉलीन्यूक्लियोटाइड रसायन में संक्षेप से बताइए। तो DNA और RNA में दोनों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं को रासायनिक संरचना संक्षेप में लिखिए। भाई साहब पहले वाले चैप्टर में यानी सॉरी पहले मॉडल पेपर में मैंने आपसे इससे पूछा था और करवाया था, चित्र भी बनाया था। जो भी बच्चा होगा वो जा करके देख लें। और क्लास को बराबर शेयर करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो। जो भी नया चुन्नू मुन्नू बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा हमको भी आप चुन्नू मुन्नू सपोर्ट करिए, है नहीं। हमारे दुकानदारिया चले दो भाई साहब, ये बात तो हम आपसे कहना चाहते हैं। अगर अपन दुकानदारिया चले हो तो कोई अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा लाइक करते हैं और शेयर करते हैं और वीडियो में कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा कुछ पूछ रहा है ना। चलिए आगे, जनसंख्या विस्फोट। अगला देखो क्वेश्चन बेटा, इसमें कह रहा है जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण क्या है और इसके नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या विस्फोट, काहे जनसंख्या बढ़ी भाई साहब, है ना। पहला क्वेश्चन है सर, अरे सर जो ना शर्माए वाली बतिया है, कहे बताई। तो ऐसा कुछ नहीं बच्चों, बायो के बच्चे जो है डरते नहीं डराते हैं, 70 में 70 लाते हैं। बायो वाले बच्चे न डरते हैं न डराते हैं, 70 में 70 लाते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट करो, बायो के बच्चे न डरते हैं और न डराते हैं, ठीक है, सिर्फ 70 में 70 लाते हैं, ठीक है। न डरते न किसी को डरवाते भी हैं, ठीक है, सीधे 70 में 70 लाते हैं। लेकिन एक बात समझ लो, पेपर को डरवाते, डरता नहीं है, पेपर को डरवाना है, 70 में 70 लाना है। तो 2 जिम्मेदारी आपकी है। चलिए अगला, सह विलुप्तता का होता है। हम
साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे, वही साह विलुप्तता होता है। मलेरिया रोग फैलने का क्या कारण? मलेरिया भाई साहब बच्चों, मलेरिया ओ माय गॉड, क्या 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 तू ये कर रहा है रे धन्नो, तो ऐसे मत कर, नहीं बसंती आ जाएगी। चलिए, तो ये कह रहा कि मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के उपाय, ये भी क्वेश्चन है। साह विलुप्तता आपको लेना है, मेंडल के प्रभाविता के नियम, ठीक है। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, अभी मैं तुमको सभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसका फिर स्क्रीनशॉट देते जाना, आंसर आराम से आपको पीडीएफ के फॉर्म में है, मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम में भी डीके सर बायोलॉजी के नाम से है, डीके सर बायोलॉजी, वहाँ पे जाकर को आपको मिल जाएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप जाके जुड़ जाना प्यारे बच्चों, वहाँ से ले लेना। हाँ चलो ठीक है सर। अगला है प्रभाविता क्या, अपूर्ण प्रभाविता, सॉरी बच्चों सॉरी चुन्नू मुन्नू, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, उदाहरण दे करके इसको समझाना है, ठीक है। फिर घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीव का महत्व, अरे सर हम लोगन तो खूब पढ़े रहें सर, पनीर उनीर खाए रहें बनाए रहें ना। अगला चलो बहुत सुंदर। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित पे भेद कीजिए, अंतर बताना, शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध में अंतर, ठीक है। एलर्जी व एलर्जी और स्वप्रतिरक्षा रोग, एलर्जी और स्वप्रतिरक्षा रोग, इसमें अंतर, शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध। भाई प्रतिरक्षा वाले में चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जो प्रतिरक्षा है वो दो प्रकार की है, एक है सहज ना बच्चों, सहज, और दूसरा है एक है उपार्जित, उपार्जित कहो बच्चों, बात सही ना। तो इस तरह तो वो सहज प्रतिरक्षा की ये टाइप्स हैं। एलर्जी और स्व प्रतिरक्षा क्या होता है आगे हम लोग पूरा पीडीएफ में आपको दिखाऊंगा, लेकिन अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहलाता है, हम चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि एक क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकणों का विकास कैसे होता है। देख लो बहुत मस्त क्वेश्चन है बच्चों ये तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते, 5वां नंबर का अगला क्वेश्चन कहता है, देखो 5वें नंबर का कि बायो रिएक्टर क्या है। अरे भाई बायो रिएक्टर क्या है, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में टिप्पणी लिखो। तो टिप्पणी का मतलब ये होता है जितना कुछ जानते हो ना उनके बारे में कुछ आपको लिख देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां का खा कह रहा है, 5वां का खा ये कहता है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। समाज में लड़की पैदा होने का दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, यह कथन सत्य है कि असत्य है, क्या है। तो असत्य है, ऐसा क्यों कहा जाता है, इसमें दोनों दोषी होते हैं, ऐसा नहीं है दोनों दोषी नहीं होते हैं बच्चों, न सिर्फ पिता दोषी होता है। लड़की का और लड़के का जन्म होना सिर्फ पिता पर डिपेंड होता है यानी निर्भर होता है। माता तो बेचारी ऑटोसोम होती है बच्चों, तो माता पे कोई दोष वोष ना लगाओ रे बच्चों, ठीक है। महिला ऑटोसोमल होती है। उन सभी लोगों तक ये बात पहुंचाओ जो अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती है ना तो सास बहू के झगड़ा होने लगता है, जो सास सौस होते हैं ना मुंह फुलाए के बैठ जाती है। ऐसे तुम एक बार ऐसे काम करो कि किसी घर में 2-3 लड़की हो जाए लगातार, और तुम कह दो पहली बार आई तो तुम्हारे यहाँ कन्या हुई है तो तुमको मिठाई उठाई खिला देंगे। दूसरे बार फिर कहो सासू माता तुम्हारे यहाँ कन्या हुई है, तो आंटी बोलो कुछ भी बोलो, दादी बोलो तुम्हारे यहाँ कन्या हुई, हाँ तो कन्या हुई है। फिर बड़ा आराम से बोलेंगे। तीसरी बार जाओ कन्या हो गई ना, सासू में तुम्हारी यहाँ कन्या हुई दादी, अरे हमारे घर में हुई तुमका क्या करना है, ऐसे कहने लगते। लेकिन उनको कोई गलती नहीं, महिलाओं को कोई गलती नहीं होती है। ये पुरुष पर डिपेंड होता है, पिता पर निर्भर होता है, माता पर नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी तरफ है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। हाँ मधुमक्खी में सर, मधुमक्खी बहुत मज़ेदार टॉपिक है, मधुमक्खी से क्वेश्चन आता है। तो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है, हाइप्लाइडी डिप्लाइडी, आगुणित द्विगुणित होता है सर। अच्छा साह विलुप्तता, एक बार फिर आया, हम साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे, ये बार बार रिपीट हो चुका है। अगला देखिए, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, चिकित्सा में जैव बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग
उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में। अच्छा भैया, चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करते हैं? अरे सर, हम लोग चिकित्सक जीन चिकित्सा कर सकते हैं, मानो इंसुलिन कर सकते हैं, बहुत कुछ तो कर सकते हैं सर। सही बात है बच्चों, एकदम सही बात है। और कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी बना सकते हैं। एकदम सुंदर बच्चों, सही बात, सही पकड़े। अगला देखो, किशोरावस्था के दौरान ड्रग्स और एल्कोहल के कुप्रयोग का विवरण दीजिए। भाई साहब, 6वां क्वेश्चन है, तो ये तो भैया आपको विवरण देना 3 नंबर का क्वेश्चन है, ड्रग्स और एल्कोहल का कुप्रयोग। चलिए आगे हम लोग चलेंगे, कुप्रयोग भी देखें। आरएनए में मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए कहाँ पाया जाता है, इसको समझाइए। तो 2 इसमें टी-आरएनए है, पूछा है बच्चों, टी-आरएनए, और दूसरा है मैसेंजर mRNA। 2 आरएनए पूछा, वैसे गधेला होते हैं 3 ना, 3 होते 2 आरएनए पूछा। चलो बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का मानव के जीवन में क्या महत्व है, संक्षेप में लिखिए। अरे बायोटेक्नोलॉजी के मनुष्य में बहुत सारा है ना भाई, 4-5 पॉइंट उसमें हम लोग पढ़े थे ना, बहुत प्रयोग है। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सोन्यूक्लियेज और इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का कार्य बताना है। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियेज और इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का काम आपको बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन पहले स्क्रीनशॉट लेते जाओ, फिर इसके ऊपर हम लोग आगे आकर के मैं फटाफट बता। 7वां, अब देखो 7वां 8वां 9वां 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर का होता है बच्चों। 5 नंबर आपके जेबा में पाने के लिए उपस्थित हो जाओ सभी, चुन्नू मुन्नू जागो 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 सभी लोग। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या आता है, पुरुष में शुक्र जनक को संक्षेप में लिखे और शुक्राणु का चित्र बनाइए। या तो यह कर सकते हैं, या तो दूसरा एक प्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड का संचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, या तो आप ये कर सकते हैं, 2 में से एक करना है, दोनों नहीं करना है। या तो ये 7वां का का बोलो, चाहे 7वां का खा कर सकते हो। अगला, या तो अथवा दिया रहता है। 8वां का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर इसमें 3 पर संचित टिप्पणी लिखिए। देखो, या तो ये वाला कर लो बेटा, तीनों को करना है। फिर राष्ट्रीय उद्यान हेडिंग डालना है, संकटग्रस्त प्रजाति डालना है, वैक्सीन उत्पादन डालना है, ये। अथवा हम लोग ये तीनों को ना करके इसको भी तुम कर सकते हो, कौन सा, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, हर्षक चेस का प्रयोग, या तो एक इसको कर लो। इसको देखो, इस 3 का करना है भाई साहब, 3 का करना है ना, 3 का करना है, या तो एक ही करना हो कर डालो। और अगला 9वां क्वेश्चन, हटो भैया, 9वां क्वेश्चन आता है। 9वां में देखिए 2 है, या तो ये इसमें से 3 करो। ठीक है, इसमें से ये 3 पूछा, 3 4 दिया, 3 पर टिप्पणी लिख दो, अथवा ये दोनों कर डालो। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, प्रतिरक्षा है, वायु परागित पुष्प की विशेषता, परभक्षण है। 4 है, 4 में से 3 को हेडिंग डाल करके लिखना होगा बच्चों। या तो ये 3 कर डालो, या तो ये अथवा वाला करो, तो ये दोनों अथवा में आपको करना होगा। ओके प्यारे चुन्नू मुन्नू, स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लिए हैं, क्वेश्चनवा लिख लिए हो रे गदेलो, बच्चों गदेलो, सभी लोग बताओ क्वेश्चन लिख लिए। हाँ सर, अब हम लोग चलते हैं इसके आंसर पर। बिल्कुल सही। तो देखिए पहला क्वेश्चन था कि लघु बीजाणु की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। तो देखिए फटाफट, अब फटाफट आप लोग सीधा स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। 4 होती है, पहले क्वेश्चन हमने लिखा दिया। अब देखो ब्लैस्टूला, प्रश्न उत्तर नंबर 2 का खा, तो उसमें ये पूछा गया था बच्चों कि जो है अंतरोपण स्त्रियों में कब होता है, तो ब्लैस्टूला की अवस्था में होता है, वहाँ पे 4 ऑप्शन था। ठीक है, तो ब्लैस्टूला अवस्था आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न उत्तर नंबर आ गया पहला का गा, 200 लघु बीजाणु बनने के लिए था, तो उसमें हमने 50 ना हम काट करके बताए थे। डीएनए को डीएनए से जोड़ने का काम किसने किया, लाइगेज एंजाइम। बिल्कुल सही, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे बेटा, फटाफट आओ, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओगे। अब इसमें देखिए प्रश्न उत्तर दूसरा का क्या कहलाता है, बताओ जल्दी। उसमें ये पूछा था कि एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिका, यानी समाहित माने उसमें कौन सी कोशिका थी, तो यहाँ पे देखिए पहला कोशिका जो है वो जनन कोशिका है, और दूसरा जो कोशिका है वो दूसरा कायिक कोशिका होती है, जो बाद में पराग नली बना लेती है, और ये जनन कोशिका कहते हैं 2 नर युग्मक बनाते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैंने ज़्यादा लिखा क्योंकि मेरे चुन्नू
मुन्नू कभी डरना नहीं, डराना है, पेपर में 70 लाना है ना। खा नंबर प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा का खा, क्लोनिंग संवाहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमने आपको बताया था चुन्नू मुन्नू प्लाज्मिड का और PBR 322 का। अच्छा तुम कहाओगे गदेलाओ कि सर एके और एके में का अंतर है? सर देखो, ये प्लाज्मिड जो होता है ये किसी भी बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा DNA होता है जो सर्किल के रूप में होता है, वो उसके फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये जो PBR 322 है ना, इसे कृत्रिम प्लाज्मिड कहते हो गदेलो, आर्टिफिशियल कृत्रिम प्लाज्मिड, नहीं इसे बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये संवाहन वेक्टर का काम करते हैं। नहीं, संवाहन वेक्टर का इसलिए काम करता है बच्चों क्योंकि इसमें छोटो कुछ जगह होता है, छोटो जिसे ORI कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, इसलिए ये स्वयं में द्विगुणन कर लेता है, नहीं प्रतिकृत कर लेता है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ बेटा एकदम समय नहीं है हमारे पास ना तुम्हारे पास ना, फटाफट क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। तो मैंने आपसे प्यारे बच्चों हमेशा कहता हूँ कि देखो 7 मॉडल पेपर आपको करना है और 7 मॉडल पेपर में 70 नंबर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो स्क्रीनशॉट पहले लिया करो और ठीक है, स्क्रीनशॉट चुन्नू मुन्नू इसलिए लेना कि नहीं तो तुम स्क्रीनशॉट नहीं ले लोगे ना तो नाक बहा दोगे इसमें, ठीक है, क्वेश्चन में। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आगे भी स्लाइड हो जाएगा ना। हाँ सर आप वही कहना चाहते थे। ग्राफीन पुटिका फटने के बाद जो ओवम निकलता है, अन्न निकलता है, उस क्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग है ना बेटा, एल्यूशन के नाम से थे। इसमें अन्न का विमोचन होता है। बाद में ग्राफीन पुटिका किस में बदल जाती है? कार्पस लूटियम, दिल लूटन वाले जादूगर मैंने तुमको पहचान लिया। देखिए कार्पस लूटियम, लूटियम ग्राफीन फॉलिकल कार्पस लूटियम बनती है। क्यों? ग्राफीन फॉलिकल अगर अंड का मोचन कर देती है, अंड से निकाल देती है तो लूट चुकी है, तो इसलिए उसका नाम हो जाता है कार्पस लूटियम। और देखो यहाँ कार्पस लूटियम में एक गाना गाया, दिल लूटन वाले जादूगर मैंने तुम्हें पहचान लिया। तो दिल्ली का डिजाइनर जो नई दिल्ली बसाया गया आज की दुनिया में हम देख रहे हैं, तो उसका जो डिजाइनर था कौन था? एक अंग्रेज था, एडमस लूटमस नाम का, लूटमस कुछ था उसका। तो ये गाना आ गया, दिल लूटन वाले जादूगर हमने तुमको पहचान लिया। चलो आगे चलते हैं बेटा। प्रश्न उत्तर नंबर दूसरा का अनिषेक फलन पर हमने बताया था कि अनिषेक जनन और फलन रहता है जब बिना निषेचन के पुष्प के ओवरी फल में बदलता है ना, बिना निषेचन के, तो इसे अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे केला और अंगूर, अच्छा ये बीज रहित होते ना। अनिषेक जनन जंतु अर्थात मधुमक्खी में होता, मैंने विशेष भी ये पहले मॉडल पेपर में मैंने करवाया भी है बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है डाउन सिंड्रोम की सर्वप्रथम खोज जो है 1866 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैंगडन डाउन ने की थी। और इसमें क्या होता है, 21वीं जोड़ी के क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम अधिक हो जाता है प्यारे बच्चों, अधिकता हो जाती है, जिससे टोटल क्रोमोसोम की 47 हो जाता है और जो लड़का होता है वो 52 हो जाता है। एकदम सुंदर सर आपने बताया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न उत्तर नंबर तीसरा का आरएनए और डीएनए और आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं रासायनिक नाम लिखना था ना, डीएनए आरएनए में, एकदम सही। तो डीएनए में पाया जाने वाला जो शुगर होता है चुन्नू मुन्नू, वो शर्करा होती डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ठीक है, रासायनिक बताया था। और फास्फोरिक एसिड दोनों में सेम होती है, फास्फोरिक अम्ल, और नाइट्रोजनी बेस में कुछ अंतर होता है। डीएनए में थायमिन होता है और तीन तो रहता है ये। आरएनए में राइबो शुगर पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड वही रहता है, सिर्फ थायमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। बस हो गया प्यारे बच्चों, ये तो आपकी कहानी थी, ये दोनों थायमिन और उसको याद करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा, जनसंख्या विस्फोट का कारण। जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण हो सकता है बच्चों, और उसका नियंत्रण भी था क्वेश्चन में। इसलिए मैंने प्यारे बच्चे जो बिचवा में बच्चे अगर जुड़े होंगे, जो बीच में बच्चे टपक पड़े होंगे, तो उनको क्वेश्चन शुरुआत में मैंने पूरा पेपर का क्वेश्चन दिखाया, एक एक क्वेश्चन समझाया, फिर उसका भी ये PDF है। ओके,
कोई दिक्कत नहीं ना। पहले पेपर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे पेपर का, या वीडियो रोक करके फटाफट क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, लिख लेंगे। बहुत देरी नहीं करना है, 2 घंटे में एक मॉडल पेपर आपको फटाफट लिखते जाना है और पूरे सॉल्व कर लेना है। 7 मॉडल पेपर करना है। 7 मॉडल पेपर कर करके आपको जेबा में 70 दिलाने का वादा मैं डीके सर एकदम चैलेंज के साथ करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जनसंख्या जो विस्फोट हुआ क्यों, यानी जनसंख्या बढ़ी क्यों भाई साहब, ठीक है। तो बढ़ाया गया। एक सोचो, यदि किसी देश के स्वास्थ्य अधिक अच्छा होता है, स्वास्थ्य माने अच्छे लोग वहाँ तो हेल्दी होते हैं, तो सीधी सी बात है जनसंख्या बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर स्वास्थ्य होंगे तो रिप्रोडक्शन होगा सर, सीधी आप जानते हैं। अगर शिक्षा का अभाव होगा, हाँ, तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। शिक्षा अभाव मतलब सर हम दो हमारे 1 दर्जन वाली पॉलिसी इंसान सोच लेगा ना, तो जनसंख्या तो बढ़ जाएगी ना। एकदम सही बात है। शिक्षा का अभाव, और उसको कंडोम खरीदने में भी शर्म आएगा ना, वो शर्मा जाएगा बेचारा। अब मेडिकल स्टोर में जाएगा तो हमारे दो पॉलिसी नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे अगर शिशु और मातृ मृत्यु दर कम हो जाए तब पर भी जनसंख्या बढ़ जाती है। अब मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को माता को मार डालो। जिस भी कंट्री में शिशु मृत्यु दर, अगर ट्रीटमेंट अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, शिशु और मातृ मृत्यु दर कम होगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी। एकदम सही बात है सर। अगर देखो फिर अब हमारे देश में जनसंख्या, किसी भी देश में, हमारे नहीं किसी भी देश में जनसंख्या बढ़ेगी तो उस पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा हम लोगों पर। जनसंख्या बढ़ने से देश की आर्थिक गरीबी और कमजोरी, आर्थिक कमजोरी या महामारी और अशिक्षा जैसे भयंकर अशिक्षा, यौन उत्पीड़न, ये भी है बच्चों। जिस भी देश में अगर ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं, तो ये सब उस देश को झेलना पड़ता है। सही बात सर। आगे चले। अब नियंत्रण के उपाय में क्या करेंगे सर? नियंत्रण के उपाय में 2 क्वेश्चन पूछा था। नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या नियंत्रण में बहुत से उपाय हैं, सारे उपाय हैं। जैसे प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक विधि में क्या करना है? प्राकृतिक विधि में इसमें सिर्फ शिक्षा की बात है। प्राकृतिक विधि में इसमें आवधिक संयम या सहवास के समय, यानी मानसिक धर्म के समय 10 से 17 दिन के बीच अगर संभोग न किया जाए तो बच सकता है। मतलब महिला जो है प्रेग्नेंट होने से बच सकती है। सही बात है एकदम। इसमें जो है महिला को याद होना चाहिए कि मानसिक धर्मकर्म हुआ और 10 से 17 दिन के बीच अगर वो संभोग से बच जाए तो स्त्री में बच्चे का होने का चांस बहुत कम होता है। चलिए दूसरा है बच्चों, देखो दूसरा ये कहता है अंतःगर्भाशी युक्तियाँ। अंतःगर्भाशी युक्तियों से भी कर सकते हैं। इसमें तांबे जो अंतःगर्भाशय, इसे IUD के नाम से जाना जाता है। क्या बच्चों? IUD बच्चों, IUD के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें तांबे की युक्ति गर्भाशय की दीवार, जो गर्भाशय की इंडोमेट्रियम वाल होती है, उसमें लगा दिया जाता है। जैसे लिप्स लूप, कॉपर टी, कॉपर 7, LNG 20 आदि, ये ठीक है। और भी कंट्रोल का फार्मूला है, और वो कौन सा है? तो ये गोलियां हैं, गोलियां। अच्छा, गोलियों में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कौन सा हार्मोन्स होता है? तो ये 2 हार्मोन्स आपको याद करना है। अच्छा, गोलियां 2 होती है। एक सहेली होती है जो सप्ताह में खाई जाती है, माला डी माला एन जो होती है ये प्रतिदिन खाई जाती है। प्रतिदिन मतलब 21 दिन तक खाई जाती है, 21 डे, ठीक है, ओके। स्थायी विधि में बच्चों आएगा जनसंख्या नियंत्रण में। तो स्थायी विधि में आप बता देंगे कि स्थायी विधि में सर वो 2 है, जिसे हम लोग नसबंदी के नाम जानते हैं। स्थायी विधि होगा, इसमें शल्य क्रिया मतलब होता है ऑपरेशन, बाध्यकरण करते हैं। तो इसमें देखो 2 है। स्त्री में भी मतलब कि भैया स्त्रियों में भी बाध्यकरण कर सकते हैं, मतलब कि नसबंदी हो सकता है, पुरुष नसबंदी हो सकता है। वैसे हमारे देश की बहुत विडम्बना है, पुरुष नसबंदी बहुत है, कम होता है, महिला नसबंदी बहुत ज़्यादा होता है, पुरुष बहुत चालाक होता है। चल आगे देखा तो शुक्र वाहिका उच्छेदन, इसमें क्या आता है?
इसमें जो है पुरुष के शुक्र वाहिनियों को काट कर दोनों सिरे बांध देते हैं, ठीक है। ओके, चलो अगला देखो, टीबोक्टॉमी। टीबोक्टॉमी में क्या होता है? टीबोक्टॉमी में ये होता है कि महिला नसबंदी इसे कहते हैं। इसमें महिला की गर्भाशय नलिका को काटकर बांध दिया जाता है, जिसमें ओवम और स्पर्म नहीं मिल सकता है, इसलिए उसे कंट्रोल किया सकते हैं। अगला तीसरे का है मलेरिया रोग। पूछा गया क्या है? मलेरिया रोग किन से होता है? तो मलेरिया रोग किन से होता है ये हमने आपको उसमें क्वेश्चन में दिया। आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए मलेरिया रोग जो होता है प्रोटोजोवा से होता है बच्चों। प्रोटोजोवा का नाम है बाबू प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कई वैरायटियां हैं बच्चों। प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओव्यूल, ठीक है। तो ऐसे जो है आप याद कर सकते हैं, इनकी कई वैरायटियाँ। अच्छा, मलेरिया रोग फैलाने का काम कौन करता है? एक मच्छर होती है, मादा मच्छर, इडेज एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। एनाफिलीज मच्छर होती है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलाने का काम करती है। अच्छा, प्लाज्मोडियम जो होता है ना बच्चों, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जो होता है, ये जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा होता है, मानव और मच्छर में, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए इसका साइकिल भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। अब देखो इसको रोकथाम का उपाय पूछा, मलेरिया के रोकथाम का उपाय। थोड़ा सा डार्क दिख रहा है क्या? चलो, रोग को कुनैन से बनाई गई दवा बहुत सारी है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछे कुनैन किससे बनाया जाता है? अरे कुनैन पौधे से बनाया जाता है बच्चों। कुनैन जो होता है सिनकोना एक वृक्ष होता है, उसी से बनाया जाता है। सिनकोना एक वृक्ष होता है, क्या बच्चों? सिनकोना। चलिए अगला देखिए, और इसके उपचार मतलब इसके रोकथाम कैसे कर सकते हैं? गंदे नाले, कूड़े करकट, गड्ढे में मिट्टी, इसका तेल का छिड़काव। जहाँ पानी भरा हो गड्ढा में वहाँ मिट्टी के तेल का छिड़काव कर देते हैं, तो उसका लार्वा अंदर चला जाता है, वो सांस नहीं ले पाता, ऑक्सीजन नहीं ले पाता, वो राम राम सत्य हो जाता है। चलो, DDT का छिड़काव, ये रासायनिक केमिकल होता है, इसका छिड़काव भी करना चाहिए। तो ये हानिकारक वैसे होता है लेकिन छिड़काव करने से कंट्रोल होता है। रात्रि में मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरदानी जिनके घर न हो तो भैया वो मच्छरदानी ना करना, अगर उनके पास हो तो फुल कपड़े पहन करके सोएं ताकि मच्छर कम काटे और तुम बच सको, हम बच सके, ये देश बच सके, क्योंकि हम रहें या ना रहें हमारा देश रहना चाहिए। अगला देखो, तीसरा का घा क्वेश्चन, साह विलुप्त, साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे। अगला ही क्वेश्चन है, जब कहते हैं देखो जब एक जाति विलुप्त हो जाती है तो उस पर आधारित दूसरी जात भी या पौधा भी विलुप्त हो जाता है। दूसरे आधारित मतलब जैसे एक जात दूसरे जात पर एज ए भोजन के लिए या हैबिटेट वास स्थान के लिए आधारित हो एक दूसरे पर, तो एक तो चली जाएगी तो दूसरा उस भी चली जाएगी, है ना। जब एक जैसे परपोषी मत्स्य जात विलुप्त हो जाती है तो उसके विशिष्ट परजीवी जो होते हैं वो भी विलुप्त हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है बच्चों, देखो बहुत सुंदर है। जैसे परागकारी कीट, परागकारी मतलब कोई ऐसा कीट है जो परागण का काम करता है, विलुप्त होने पर पुष्पी पौधा भी संकट में आ जाता है, अर्थात वो भी विलुप्त हो जाएगा क्योंकि अब उसको परागण करने वाला वो कीट खत्म तो वो पौधा खत्म। जैसे बर्रे और अंजीर के बीच का संबंध बहुत पुराना है और ये दोनों गाना गाते हैं, हम तुम एक साथ साथ हो और जब जाएं तो एक साथ जाएं, ऐसे सहा विलुप्तता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो तीसरा का अंगा क्या कहलाता था? मेंडल के प्रभावता के नियम पूछा था, तो मैंने आपके सामने रखा, स्क्रीनशॉट फटाक से लेंगे, फिर उसके बाद आप आगे कार्यक्रम चालू करेंगे, ठीक है। तो मेंडल के प्रभावता के नियम, मेंडल ने मटर के 7 वंश के परंपरागत लक्षण को सिलेक्ट किए थे, उसमें से किसी एक लक्षण, 7 तुलनात्मक लक्षण किसी एक को लेकर के उन पर किए गए प्रयोग को हम क्या कहते हैं? मेंडल का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें कहा गया कि उन्होंने जब मेंडल ने मटर के 7 आनुवंशिक लक्षणों में से किसी एक लक्षण को लेकर उनके तुलनात्मक लक्षणों में क्रॉस किए और प्रयोग करके देखा कि हर बार जब हम देखते हैं कि F1 पीढ़ी में, हर बार F1 पीढ़ी में 2 लक्षणों में से सिर्फ एक ही लक्षण दिखाई देता है, तो इसे मेंडल का प्रभाविता का नियम कहा। क्यों कहा गया? क्योंकि मेंडल ने 7 लक्षणों में देखा था भाई, बार बार ऐसे करके, ठीक है।
अगला चलते हैं, अगले में जैसे मटर के पौधे की लंबाई और दूसरा इन्होंने एक में किया था लंबाई के बौना, ठीक है, दूसरा लंबा, पहला लंबा दूसरा बौना वाले में। इसी प्रकार सातों में किया, तब उन्होंने हर बार उनको दिखाई दिया था, तब उन्होंने नियम दिया था। ये मैं लिख दिया भी हूँ अंतिम में कि ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। अगला चलते हैं, अब देखिए इसमें आरेख, ये आरेख बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे शुद्ध लंबा कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी शुद्ध बौने। और हर बार देखो F1 जनरेशन में दोनों जीन है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है F1 पीढ़ी में, लेकिन सभी जो पौधे थे वो लंबे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि प्रभाविता का नियम होता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहता है ये रिश्ता क्या कहलाता है, प्रश्नोत्तर नंबर 4 का अपूर्ण प्रभाविता बताया था, एकदम सही बात। तो अपूर्ण प्रभाविता में हमने आपको बताया, स्क्रीनशॉट तुरंत लेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट पहले तो चुन्नू मुन्नी स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि आपको लिखने में आसानी होगा। देखो अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, जब दोनों जीन एक दूसरे पर प्रबल ना हो तब उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। नहीं दोनों के बीच के लक्षण, दोनों के बीच मतलब दोनों का लक्षण प्रतीत हो तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो जैसे जैसे जनक के दो तुलनात्मक लक्षणों में से क्रॉस कराने पे F1 पीढ़ी में एक दूसरे के कारक पूर्ण रूप से प्रबल नहीं हो पाता, यानी एक दूसरे पे प्रबल नहीं, अर्थात दोनों के बीच का लक्षण दिखाई देता है, तो इस घटना चक्र को अपूर्ण प्रभाविता का नाम देते हैं इति सिद्धम। अब इसमें जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया था मिरिस बिलिस जलापा। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, मेरी बिलिस जलापा या गुला बॉक्स का पौधा बोलते हैं, या स्नेप ड्रैगन भी बोलते हैं इसको गधेलो। क्या बोलते हैं, स्नेप ड्रैगन याद रखना, क्योंकि भैया एनसीईआरटी में स्नेप ड्रैगन दिया, श्वान का पुष्प, श्वान तो कई नाम से जाना जाता है। इसे 4 o'clock भी बोलते, पहले के जमाना में 4 o'clock बोलते रहे, ठीक है। चलो इसके फिर आगे कहता है कि इन पौधे के लाल और सफ़ेद पे क्रॉस कराया गया था, और क्रॉस कराने में F1 में दिखा था गुलाबी आंखें जो हमने देखी, तो इसका रेशियो बदल गया। तो अब देखो गुलाबी दिखाई दिया, F2 में जब से कराया गया तो F2 में 3:1 ना करके कितना आया, 1:2:1, जबकि मेंडल दादा कह रहे थे कि 3:1 आना चाहिए एक संकर के प्रयोग में। तो यहाँ पे देखिए हमने आरेख भी बनाया, चुन्नू मुन्नू बहुत प्यार से, ये सफ़ेद के लिए है। हट यार भाई, तू ऐसा गंदी काम मत किया कर दोस्तों। चलो तो ये अबे यार ये पागल हुई है क्या भाई, बार बार क्या कर रहा है भाई, अब ये ऐसे छेड़खानी मत करना। चलो तो ये है सफ़ेद के लिए, ये है लाल के लिए। F1 में देखो गुलाबी दिखाई दिया। अब गुलाबी में जब से F2 कराया गया तो इसमें देखो बच्चों इसका रेशियो कितना आया था, इसका रेशियो आया था, लाल गुलाबी और सफ़ेद का रेशियो बच्चों आया था 1:1। ये भी अपूर्ण प्रभाविता का है बच्चों, किसका, अपूर्ण प्रभाविता। ये रेशियो आपको याद करना है, अपूर्ण प्रभाविता। चलो अगला फटाफट क्वेश्चन की चलते, चौथा का घा बना। तो चौथा का घा क्वेश्चन कह रहा था घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीव का महत्व। तो फटाफट सूक्ष्म जीव का महत्व है, इसमें फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आगे बढ़ना है। चलो तो सूक्ष्म जीव का घरेलू उत्पादन में महत्व बहुत ज़्यादा है बच्चों, जैसे दूध से दही बनाना है, एकदम सही। और दूध में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, एकदम सही। अच्छा केसीन प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए दूध से दही बन जाता है। अच्छा दही में विटामिन B12 भी होता है ना बच्चों, हाँ सर, विटामिन B12 जो पेट के लिए लाभदायक होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इडली डोसा भी बनाने में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, सही बात है सर। ब्रेड बनाने में भी प्रयोग करते हैं, जिसका सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, जो कवक होता है उससे बनाया जाता है। अच्छा आगे स्क्रीनशॉट लेते जाना। पनीर बनाने में भी, अब पनीर देखो यहाँ पे 2 पनीर खाना है आपको। पनीर एक स्वीज पनीर होती है, ठीक है, एक स्वीज पनीर है जो किससे बनाया जाता है, प्रोपोयोनी बैक्टीरियम जीवाणु से बनाया जाता है। और दूसरा एक पनीर है राइकी फोल्ड जो कवक से बनाया जाता है, ठीक है। ओके सर, एकदम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन है चौथे का
प्रश्न उत्तर नंबर चौथे का गा। अब चौथे के गा में क्या कहलाता? शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध। एक क्वेश्चन पूछा था ना, इसमें अंतर। तो शारीरिक रोध क्या है? सूक्ष्म जीवों को प्रवेश होने के लिए हमारे शरीर में क्या होती? त्वचा होती है, सबसे बड़ी अंग जिसे कहते हैं श्वसन जठर तंत्र या जनन मूत्र पथ। तो ये शारीरिक रोध में आता है। दूसरा कोशिकीय रोध में तो कोशिका लिखा है तो WBC तो आएगा। हाँ सर, ये तो बात है। और WBC के बहुत प्रकार जैसे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, भक्षाण कोशिका, ये सब आएगी। इसे कोशिकीय रोध कहते हैं। कोशिकीय रोध का मतलब ये कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवाणु को रोकने का काम करती है। अच्छा, इसी में से क्वेश्चन दूसरा पूछा था एलर्जी या स्वप्रतिरक्षा पर बताना था आपको। तो एलर्जी किसे कहते हैं? इस पर देखो, पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजन, कोई भी प्रतिजन पर्यावरण में मौजूद हो। प्रतिजन का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में जो एलर्जी पैदा करे या रोग उत्पन्न करे वो हमारे लिए प्रतिजन है। तो अत्यधिक संवेदनशील अनुक्रिया करते हैं उसे एलर्जी कहते हैं। हमारी प्रतिरक्षा अगर उसके लिए रिस्पॉन्स करने लगे, उनके लिए मतलब डटियाने लगे, उनको पिटाई करने लगे या उसका विरोध करने लगे, तो उसे हम लोग कहते हैं एलर्जी। जिससे यह क्रिया होती है और उसे एलर्जन कहते हैं। यानी जिससे हमें एलर्जी होती है उसे एलर्जन कहा जाता है। और एलर्जी के जैसे कुछ लक्षण होते हैं, जैसे धूल, चिचली, परागकण, तो ये सब क्या है? एलर्जन का काम करते हैं। ठीक है, एलर्जन का काम। अब एलर्जी के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे खुजली होना, ठीक है, या शरीर पर दाने निकलना, ठीक है, अचानक से दाने निकलना, हाथ का कांपना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो एलर्जी के लक्षण है। अगला कहते हैं स्वप्रतिरक्षा बताना है। अब दो में अंतर था। स्वप्रतिरक्षा क्या होता है? देखो, हमारी जो कभी कभी क्या होता है, अनुवांशिक या अज्ञान कारणों से शरीर की जो कोशिका होती है, जो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा होती है, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंगों पर ही अटैक कर देती है, तो उसे कहते हैं स्वप्रतिरक्षा। भैया, हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा होती है। हाँ सर, जो प्रतिरक्षा होती है ना, तो वो दूसरे को मारने का काम करती है, लेकिन अपने ऊपर हमला कर दे, अपने घरवाई में हमला कर दे, तो उसे कहते हैं स्वप्रतिरक्षा। ठीक है, नहीं तुम स्वप्रतिरक्षा दूसरे सोचो। अच्छा, इससे एक रोग होता आमवाती संधि शोध, एक ही नाम है। हाँ, चलो बच्चों, अगला चौथे का घ क्वेश्चन क्या था? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से पराग कणों का विकास। अब देखिए, इसमें मैं पूरा डिटेल लिखा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एकदम सिंपल और सरल और सुंदर भाषा में लिखा हूँ। आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो जिंदगी भर नहीं भूल सकते, ये वादा है। डरना नहीं डराना है और सीधे 70 में 70 लाना है। डरना नहीं डराना है, 70 में 70 लाना है। चलो, अगला कहता है कि तो जब कोई अपरिपक्व पराग कोश को देखते तो उसका आकार अंडे का आकार का होता है, जिसमें एपिडर्मिस होती है, इंडो हाइपोडर्मल कोशिका होती है। कुछ दिनों के बाद हाइपोडर्मल कोशिका आकार में बड़ी होती है, प्रपरासु कोशिका कहलाती है। बहुत सिंपल, एकदम सिंपल तरीके। फिर प्रपरासु कोशिका विभाजन करती है और दो प्रकार की सेल बनाती है, एक प्राथमिक भित्ति, दूसरा लघु बीजाणु कोशिका बना लेती है। प्यारे बच्चों, प्राथमिक भित्ति कोशिका विभाजन करके 3 से 5 लेयर बना लेती है, और ये 3 से 5 लेयर बहुत सुंदर नाम है इनका, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर और तीसरा चौथा होता है टैपिटम। अच्छा, ये दोनों तो शहीद हो जाती हैं। कौन? मिडिल लेयर और टैपिटम। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा मिडिल और टैपिटम नष्ट होकर लघु बीजाणु कोश मात्र कोशिका को पोषण दे देती है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में कई बार पूछा गया। फिर इसमें देखिए, जो फिर कहता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है अर्धसूत्री करके 4 अगुणित कोशिका बनाती है, जो बाद में क्या बन जाता है? परागकण का निर्माण हो जाता है। इसे नर युग्मोद्भिद भी कहते हैं, जो आगे चल करके वर्तिकाग्र पे पहुंच करके क्या करता है? परागण का काम करता है। एक सुंदर सा डायग्राम आपके सामने उपलब्ध है, पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट ले करके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो बच्चों, स्क्रीनशॉट लो सभी लोग, चुन्नू मुन्नू ले लिए? चलो, बहुत सुंदर। तो देखो, मैंने इसको बहुत जो लिखा हूँ ना उसी को डिटेल से बताया हूँ कि देखो, इसमें 2 सेल होती है, एपिडर्मल हाइपोडर्मल, फिर प्रपरासु कोशिका बनती है, प्रपरासु कोशिका
दो विभाजन कर लेती, 2 सेल बनाती, प्राथमिक भित्ति और लघु बीजांड। फिर प्राथमिक भित्ति जो होती है वो 3, यहाँ पे देखो कई लेयर बना दी, 3 4 लेयर 5 लेयर बना दी, और जो बिचवा वाली ये वाली है बाद में बढ़ करके ये परिपक्व। तो ये चित्र और ये चित्र भी पूछा जाता है, दोनों में से, ठीक है। एक चित्र भी पूछा जाता है, यानी परिपक्व परागकोश का और अपरिपक्व परागकोश का चित्र। 5वां क्वेश्चन कहलाता है, 5वां का बायो रिएक्टर क्या है बच्चों, देखो मैंने पहले बताया था। अब बायो रिएक्टर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, बायो रिएक्टर क्या कहलाता है। तो बायो रिएक्टर क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना और क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। ओके, चलो ओके ना बच्चों, हाँ सर बोलो बच्चों, ओके 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 ओके। चलिए देखिए, तो बायो रिएक्टर में देखो, बायो रिएक्टर के स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ठीक। बायो रिएक्टर में देखिए, बायो रिएक्टर एक बर्तन होता है जिसमें सूक्ष्म पौधे व जंतु 3 कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें एंजाइम, हार्मोन्स और प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है। इसमें अनुकूलतम परिस्थिति, ये बार बार पूछता है, क्रियाधार, विटामिन, लवण और ऑक्सीजन की उपलब्धता रखी जाती है। चलो अगला है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है। तो देखिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए के निर्माण में कार्य करता है, यानी डीएनए को बनाने में। यह एंजाइम डीएनए की श्रृंखलाओं में OH सिरे पर न्यूक्लियोटाइड जोड़ देते हैं और इस तरह डीएनए का निर्माण हो जाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज कर्नबर्ग है, ठीक है, 1956 में ई कोलाई बैक्टीरिया में किया था। बहुत सुंदर, आगे चलो। फिर अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहलाता था, 5वें का मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। देखो स्क्रीनशॉट पहले चुन्नू मुन्नू फटाक से लेना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लोगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो मानव में लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड होता है, पिता पर ही डिपेंड होता है, माता पे नहीं होता, क्योंकि वाई क्रोमोसोम जिसमें जाएगा वो लड़का बनेगा, क्योंकि पिता में 2 होता है ना, एक्स और वाई, तो माता में एक्स ही होता है, हमेशा वो लड़की ही बनाएगी, जबकि पिता जो होता है मानव लिंग निर्धारण के लिए। बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें देखो मैंने बताया था कि महिलाओं पर दोष क्यों लगाया जाता है, उसको देखो। स्क्रीनशॉट लेते समय वीडियो को रोक दिया करो और आराम से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या वीडियो को रोक करके लिख लिया करो, फिर आगे बढ़ जाया करो। चलो प्रश्न उत्तर नंबर 5वें का ग नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या कहलाता है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, है ना। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले, देखो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया अगुणित द्विगुणित होती है। ऐसा इसलिए होता है प्यारे बच्चों कि मैंने आपको बताया कि मधुमक्खी जो होती है वो अगुणित द्विगुणित क्यों कहती है, क्योंकि वो अनिषेक जनन करती है। तो यहाँ पे डायग्राम पे आ जाओ, भयंकर डायग्राम देखो। इसमें रानी मक्खी है, रानी मक्खी जो होती है, ठीक है, रानी मक्खी में 32 क्रोमोसोम होता है, अर्धसूत्री होता है, उसमें ओवम बनता है 16 और 16 क्रोमोसोम का। तो अगर वो नर के साथ, नर में 16 क्रोमोसोम पहले से होता है, समसूत्री करता है, तो उसके स्पर्म में भी 16 क्रोमोसोम होता है। तो अब इन दोनों मधुमक्खी का मिलन होता है, मीटिंग होता है, तो 32 क्रोमोसोम का जाइगोट बनता है, और उसी 32 क्रोमोसोम से रानी मक्खी और श्रमिक बनती है। अब प्रत्येक दिन 1000-1500 अंडे देती है रानी मक्खी, और वो अंडे 16 क्रोमोसोम वाले होते हैं, और जिसके उसके नर मक्खी बनते हैं, ड्रोन बनते हैं। अब तुम्हारे मन में आई कि सर सभी रानी मक्खी बनेंगी, वर्ग जो श्रमिक है वो कैसे बनेंगे। तो बच्चों इसका सीधे से एग्जाम्पल है, एक मधुमक्खियों में रॉयल जेली होता है, तो रॉयल जेली जिसको खिलाया जाता है वो रानी मक्खी में बदल जाती है, जिसको नहीं खिलाया जाता वो श्रमिक में बदल जाती है। अब तुम्हारे मन में आएगा कि सर रानी मक्खी और श्रमिक मक्खी में क्या अंतर है। अंतर बहुत बड़ा है। रानी मक्खी फर्टाइल होती है, मतलब उनके बच्चे पैदा होने की क्षमता होती है, बच्चे पैदा कर सकते हैं, जो कि श्रमिक मक्खी जो होते हैं नपुंसक होते हैं। नपुंसक मतलब जो होते हैं, मतलब इनफर्टिलिटी समझ रहे हो ना, नपुंसक जिनके बाल बच्चे नहीं हो सकते हैं। चलो प्रश्न उत्तर नंबर 5वां के अंगा है, जीन चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग।
फटाक से पहले स्क्रीनशॉट लेना, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए। एकदम सिंपल भाषा में, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम मानव के इंसुलिन में निर्माण में कर सकते हैं। मानव इंसुलिन जो होता है वो मधुमेह रोग के लिए होता है, और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आराम से इसको कह सकते हैं। और एक बात समझ लेना, इसकी पहले जो फ्रेडरिक सेंगर थे जो एमिनो अम्ल से बनाए थे, इसमें अल्फा और बीटा चेन उन्होंने बताया था कि होता है। तो सर्वप्रथम 1983 में एली लिली नामक कंपनी ने, अमेरिकी कंपनी थी, जो बायोटेक का सहारा लेकर के पहली बार इसको बनाया था। अच्छा, जीन चिकित्सा में प्रयोग हम लोग 1990 के दशक में एक 4 वर्ष की लड़की में एक डिजीज हो गया था, SCID, ये रोग हो गया था, और उसमें कमी थी ADA है, एडेनोसिन डाइमिनेज एंजाइम की, और उसमें हम लोगों ने बायोटेक कराया था। चलो अगला हम लोग चलते हैं, फटाफट देखना बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किशोरावस्था के दौरान ड्रग्स अल्कोहल का कुप्रभाव क्या होता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, सभी लोग स्क्रीनशॉट लो। इसका कुप्रभाव क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सिंपल भाषा में हमने लिखा है, एकदम स्क्रीनशॉट लेना है। आगे बढ़ते हैं, ले लिए, चलो बहुत सुंदर। अगला नंबर पे फिर स्क्रीनशॉट लोगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगले नंबर पे फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। इसका देखो पॉइंट बाय पॉइंट है इसका दुष्प्रभाव, एक बार तुम लोग पढ़ लोगे तो भूल नहीं सकते हो। तो फिर अगला पॉइंट है 7, देखो पॉइंट मैंने 8 पॉइंट बताया, स्क्रीनशॉट ले लेना इससे, या वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कहलाता था, tRNA और mRNA में अंतर। बहुत सिंपल है बेटा, एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम छोटा छोटा लिखा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, क्योंकि ये 3 नंबर का है। तो tRNA और mRNA में अंतर, स्क्रीनशॉट लेना, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, हो गया। इसको बस आपको एकदम सिंपल भाषा में मैंने लिखा है, आपको ऐसे ही लिखना है, एकदम सिंपल, ठीक है। 7वां का आ रहा है, 6ठा का ग नंबर आ रहा है। तो 6ठा का ग, जैव प्रौद्योगिकी का मानव के जीवन में क्या महत्व है, ये कैसा क्वेश्चन पूछा था, है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन क्या क्या है, इस पर हम लोग भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट देखना। तो इनके जीवन में, मानव के जीवन में बायोटेक का बहुत प्रयोग, जैसे कृषि के क्षेत्र में आता है, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में हमने बताया कि बीटी फसल बनाने के, अच्छा पारजीवी जंतु भी है, पारजीवी जंतु को के रूप में हम लोग कर सकते हैं। तीसरा, मानव इंसुलिन के निर्माण में अभी हमने बताया था। स्क्रीनशॉट लेते जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से पढ़ना। अच्छा, एक मॉडल पेपर हो चुका है, ये दूसरा मॉडल पेपर है। ऐसे 7 मॉडल पेपर बेटा आपको करना है। पहले इसका मैं क्वेश्चन दिखा चुका हूँ पहले, और क्वेश्चन पेपर को पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उस टेलीग्राम में जा करके आप डाउनलोड करके आराम से PDF के फॉर्म में निकाल सकते हैं, मैं PDF दे चुका हूँ। मानव इंसुलिन के निर्माण में कर सकते हैं। जीन चिकित्सा के क्षेत्र में 4 वर्षीय SCID रोग होता है, उसमें ADA की कमी होती है, देखिए अभी मैंने जस्ट बताया था। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। 6ठा का घ नंबर जो है, एक्सोन्यूक्लियेज और इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, कई बार पूछा गया है। तो एक्सोन्यूक्लियेज और इंडोन्यूक्लियेज क्या होता है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि चलो भाई ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। एक्सोन्यूक्लियेज, अच्छा एक क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि बायोटेक में इन 2 एंजाइम से किसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का बायोटेक में करते हैं। इसके टाइप्स कितने हैं, तो इसमें 900 टाइप्स है बेटा, 900 प्रकार के अभी तक खोजा गया है, और 230 प्रकार के बैक्टीरिया में खोजा गया है, 900 प्रकार के, ठीक है। इंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज टाइप्स के होते हैं। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन आता है बच्चों, तुम लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ इसमें, अगर जिसको आता है, जिसको नहीं आता वो भी बताएगा कि इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को क्या कहा जाता है। इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को DNA का कैंची भी कहा जाता है भाई साहब, 1 नंबर के ये पूछा जाता है, सीजर्स ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे चिन्नू मुन्नू साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते। 7वां का, अच्छा यहाँ से शुरू हो रही है राम कहानी,
5 नंबर का जुबान। अब यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपको देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है और कैसे डायग्राम बनाना है ये सब सीखना होगा। ठीक है, पैराग्राफ कहाँ चेंज करना है और पैराग्राफ को देखना है। चलिए तो इसको देखो, स्क्रीनशॉट लेंगे कैसे मैं लिखा हूँ, कहाँ कहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखो शुक्राणु जनन के संक्षिप्त वर्णन की बात किया था, तो मैंने आपको पहले देखो परिभाषा बताया कि शुक्राणु जनन क्या है और ये कैसे होता है। फिर इनकी अवस्थाएं जो थी उसको हमने यहाँ पे बताया कि इसकी अवस्था गुणन प्रवस्था होती है और दूसरा जो होती है वो वृद्धि प्रवस्था होती है। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं और नहीं लिए हैं तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। और तीसरा जो होता है वो परिपक्व अवस्था होती है। 3 अवस्थाएं होती है। अच्छा, ये 3 अवस्थाओं को हम लोग आगे चल करके बनाएंगे भी। ये देखो आरेख खींचना था यहाँ पे और शुक्राणु का चित्र बनाना था। तो ये आरेख है पहली प्रवस्था, फिर इधर जो है और ये फिर स्पर्मेटिड होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण हो जाता है। तो इस डायग्राम को आप जो है आसानी से बना सकते हो बैठ करके। अब शुक्राणु का चित्र भी बनाना था, तो शुक्राणु का चित्र देखो, ये हेड होता है, सिर होता है, उसके ऊपर टोपीनुमा संरचना होती है। इसमें एक एंजाइम होता है, तुम लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। जो भी बच्चा बताएगा उसे 5 रुपये का फुटकर इनाम दिया जाएगा और जो नहीं बताया जाएगा उसे 2 रुपये का फुटकर इनाम दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन सा एंजाइम होता है, इस पे केंद्रक होता है, मिडिल पीस होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये टेल होता है, उसको ले जाने का काम करता है। अच्छा, डायग्राम बनाते समय आप कलर पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। प्रश्न उत्तर नंबर 8 है 8वां का। देखिए 7वां 5वां 7 को प्रश्न नंबर 7वां 8वां 9वां 3 प्रश्न जो होते हैं वो 5-5 नंबर के होते हैं। परंतु आपको यहाँ पे ये विशेष ध्यान देना है प्यारे बच्चों, एकदम विशेष ध्यान ये इस बात का देना है, विशेष ध्यान इस बात का देना है, सुन लो मेरी बात, विशेष ध्यान इस बात का देना है, इसमें अथवा करके क्वेश्चन होता है तो आप जिसको चाहें उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक का ही दिया है, वहाँ पे 2 है, एक तुम लोगों को खुद से करना है। हेलो बच्चों, मैंने क्या कहा कि 7वां जो क्वेश्चन है अथवा करके दिया है, तो मैंने यहाँ पीडीएफ में एक ही का जवाब दिया है, एक ही को हम पीडीएफ में आपको लिख करके दिए हैं। दूसरा आप खुद से करना है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो छोड़ दोगे कहते सर जितना किए उतना हम भी कर दिए, नहीं थप्पड़ मारूंगा मैं, ये बात समझ लेना तुम लोग। उसको भी करना है भाई साहब, उसको नहीं करोगे तो मैं कैसे वादा कर सकता हूँ कि 7 मॉडल पेपर करो 70 में 70 करो। ठीक है, पूरा आप सभी का अथवा कर डालो तो आपका जो 7 मॉडल पेपर बनता है तो उसमें कोई भी पेपर मिल सकता है ना, ये बात हम कह रहे हैं। चलो, तो इसमें जो है राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा गया है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे चलेंगे। राष्ट्रीय उद्यान पहला जो था वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था जो उत्तराखंड में बनाया गया था पहला। अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सारे और राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपको कई, जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, ये कई बार पूछा गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान मैं को आपको क्लास में भी 1 शॉट के वीडियो में इस चैप्टर को मतलब जैव विविधता एवं संरक्षण वाले में पढ़ाया था। जिस भी बच्चे को 1 शॉट पढ़ना हो वहाँ पे जा कर के पढ़ सकता है। संकटग्रस्त जाति क्या होती है इस पे अंततः, तो संकटग्रस्त जाति आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चल देंगे। ठीक है, रेड डाटा बुक के बारे में पूरा 1 शॉट यार बहुत बेहतरीन से पढ़ाया था, जा कर के आप जो बच्चा ना पढ़ा हो तो आराम से पढ़ सकता है। वैक्सीन उत्पादन के बारे में है, तो आप इसको भी वैक्सीन उत्पादन भी आसानी से लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। 9वां, अब 9वां का देखिए मैंने कहा था ना 8वां का 2 है, अथवा वाला भी आपको करना है, तो 9वां का है, एक अथवा भी होगा। ठीक है, तो देखिए 9वां का पहले है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुण्य योरगज का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए पर आपको लिखना है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है उसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना। प्रतिरक्षा क्या होता है उसको लिख लेना है आपको।
दूसरा इसका कार्य और परभक्षण, तीनों को बताना था आंसर, तीनों आप बता दिए परभक्षण। अच्छा इसमें 4 था बच्चों, 4 था, मैंने 3 का जवाब दिया, 1 का जवाब आपको खुद लिखना होगा। 4 टॉपिक था इसमें, ठीक है, इसमें लिखा था कि 4। अच्छा देखो 9वां का अथवा भी मैंने लिखा, मानव जीनोम परियोजना का। स्क्रीनशॉट फटाक से लेंगे और इतना ही लिखेंगे, और जहाँ पे वो है मतलब पैराग्राफ चेंज होता है, आपको भी चेंज करना है एग्जाम में। परियोजना का लक्ष्य क्या था, ठीक है, ये मानव जीनोम परियोजना का। अच्छा इसमें कितने साल लगे, कितने क्रोमोसोम का स्टडी हुआ, ये वगैरह वगैरह, ये आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में दिएगा। अच्छा बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव का महत्व, क्योंकि अथवा में 2 क्वेश्चन था, एक आपसे पूछा गया था, ठीक है, और दूसरा ये पूछा गया था। तो 2 क्वेश्चन वहाँ पे था, एक तो तुम्हारा बायो उसका था, ठीक है, कि भाई इसमें मानव जीनोम HGP था, और दूसरा बायोगैस में सूक्ष्म जीव का उपयोग। तो ये आप तुरंत फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे चलेंगे। चलो आगे चलते हैं बच्चों, आगे हम लोग चलते हैं, आगे चलेंगे। आप लोगों को ये हो गया पूरा पेपर समाप्त। अच्छा मैं फिर से चल रहा हूँ बेटा, फटाफट देखना, ध्यान से देखना, और मैं एक बार फिर पेपर को ला करके दे देता हूँ, ताकि आप स्क्रीनशॉट आसानी से पेपर का ले लेना, ठीक है, ले लोगे भाई। चलो चलो बेटा, चलो चलो चलो, एकदम सिंपल सा। ये देखो पहला, अब यहाँ से मैं ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट, आप लोग लेते जाना बेटा। यही पेपर था 2023-24 का, कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान। 70 में 70 दिलाने का वादा, कम न ज़्यादा। अगला देखो, एक प्रारूपी वाला था, और स्त्री में अंतारोपण के भ्रूण का अवस्था थी 200 लघु बीजाणु बनने की अवस्था। कौन सा एंजाइम DNA को जोड़ने का काम था, तो DNA लाइए। परिपक्व परागकोश में समाहित कोशिका किसी एक क्लोनिंग वेक्टर स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीन पढ़ो मत, पढ़ो ना, एक दे लो, पढ़ना नहीं दे लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले ली। अगला इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, वही था, सब स्क्रीनशॉट हो गया। अगला इसका 5वें का और 6ठे का स्क्रीनशॉट लो, हो गया सर ना। वीडियो रोक दो, रोक करके तुम रोक दोगे, मैं रुका रहूँगा भाई, और स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो फिर आगे बढ़ो। फिर देखो हो गया, फिर देखो इसमें देखो 7वां 8वां में अथवा अथवा है ना, हाँ सर तो बात सही है। फिर 9वां का ले लो, हो गया। चलो चलिए बेटा, सभी को गुड नाइट, गॉड ब्लेस, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, लेकिन एक बात सोच के जाओ, 7 मॉडल पेपर होगा, 7 मॉडल पेपर सभी बच्चों को करना है। 7 मॉडल पेपर में वादा है 70 में 70 दिलाने का, और पूरा PDF फ्री है, सब कुछ फ्री है, बस एंजॉय करके पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अपना ध्यान रखो, अपने पड़ोस वालों को, अपने देश वालों को, सबका ध्यान रखो। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, और अगला टॉपिक में हम लोग मिलेंगे और मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे। पूरा आप लोग बस पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। लव यू।